हेलो एवरीवन, दिस इज द 7th लेक्चर ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड देयर मैकेनिज्म। तो टॉपिक से आप समझ रहे हो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में नहीं पढ़ोगे। टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ना और समझना तो बहुत आसान है, क्योंकि आप पहले से ही टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में काफी हद तक जानते हो कि उसमें आप क्या पढ़ते हो। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर मैकेनिज्म, कि मैकेनिज्म क्या होता है। तो मैं थोड़ा समरी दे देता हूँ, थोड़ा बता देता हूँ कि हम इस चैप्टर में या फिर इस लेक्चर में पढ़ने क्या वाला है। एक तो हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप बचपन से ही डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ते आ रहे हो, तो इस चैप्टर में भी हम वही पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट क्या कहा, मैकेनिज्म के बारे में, कि रिएक्शंस का मैकेनिज्म क्या होता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट्स क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब वो तो आपको सिंपली रिएक्शन से पता चलता है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो किसी भी टाइप की रिएक्शंस होती है, 2 रिएक्टेंट हो सकते हैं, 1 रिएक्टेंट हो सकता है, 3 4 कितने भी हो सकते हैं। वो कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, एक प्रोडक्ट भी बन सकता है और एक से ज्यादा भी बन सकते हैं, है ना। लेकिन यहां पर हम बहुत ज्यादा डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्स में समझने वाले हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का प्रोसीजर होता है, पूरा प्रोसीजर वो कैसे फॉलो होता है स्टेप बाय स्टेप। जस्ट हम रिएक्टेंट से सीधा प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट कर लेंगे कि पहले क्या होता है, किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होता है, किस तरीके से नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, उसको हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, जहां पे हमको पूरा सब कुछ बताया जाता है कि इस रिएक्शन को किस तरीके से प्रोसीड किया जाता है, या कोई भी केमिकल रिएक्शन किस तरीके से आगे बढ़ती है, पहले कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, फिर कौन सा नया बॉन्ड फॉर्म होता है एंड एवरीथिंग। तो वो हम किस में पढ़ने वाले हैं, मैकेनिज्म में। तो आप समझ गए होंगे टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में तो हम पढ़ने ही वाले हैं, साथ में क्या पढ़ने वाले हैं, मैकेनिज्म के बारे में, कि कोई भी रिएक्शन अगर प्रोसीड करती है, रिएक्टेंट से आपको प्रोडक्ट मिलता है, तो किस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिलता है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वो रिएक्शन होती है, वो हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद टाइप ऑफ रिएक्शंस। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इस चैप्टर में मैं एक और चीज बता देता हूं आपको। इस टॉपिक में हम क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी हम क्लास 11th की चीजें पढ़ने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा डिटेल्स में हम पढ़ेंगे नहीं। जब आगे हम टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे, वहां पे मैकेनिज्म को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट एज अ जो आपका स्टैंडर्ड कंडीशंस है उनमें हम थोड़ा बहुत मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जैसे नाम से सजेस्ट कर रहा है ये कि सब्स्टिट्यूशन, जहां पर क्या होता है, कोई भी एटम, रेडिकल, आयन, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, तो कोई भी एटम या रेडिकल या कोई भी केमिकल स्पीसीज, कोई भी ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक इस तरीके की रिएक्शन है, एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, जैसे CH3Cl प्लस OH माइनस। तो ये OH माइनस क्या कर रहा है, इसको CH3OH प्लस Cl माइनस, ये क्लोराइड आयन को सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है, कौन, OH माइनस आयन। सो सच reactions are called substitution reactions. So what are the substitution reactions? The reactions in which one or more atoms or groups are replaced or substituted by other atom or groups. तो किसी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एटम या ग्रुप जो क्लोराइड आयन है वो इसको कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है, कौन रिप्लेस कर रहा है, OH माइनस आयन रिप्लेस कर रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये कुछ उसी तरीके की रिएक्शंस होती है जैसे आपने बचपन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है, कि एक आयन या फिर एक ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप को डिस्प्लेस कर देता है। तो सेम चीज यहां पर भी हो रही है। और क्या पढ़ना है इसके बारे में, अब हमको पढ़ना है इसको डिटेल्स में, मींस टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जस्ट इतने सिंपल नहीं होती हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं, और क्योंकि हमको मैकेनिज्म पढ़ना है तो हम हर एक चीज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, ध्यान रखिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती हैं दे आर ऑफ वेरियस टाइप्स। तो एक एक करके हम उनको स्टडी करते हैं और उस मैकेनिज्म को हम पढ़ते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वैसे टाइप तो सेम है, लेकिन मैकेनिज्म के बेसिस पे उनको हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो सबसे पहले टाइप की रिएक्शंस होती हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो सबसे पहले टाइप की रिएक्शंस होती हैं, तो द फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हम क्या पढ़ने वाले, न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं, जरा इसको हम समझ लेते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें किसी भी केमिकल कंपाउंड पे, जैसे यहाँ पे कंपाउंड था, उस पे कौन अटैक करता है, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और कोई न्यूक्लियोफाइल किसी स्पेसीज को, किसी केमिकल स्पेसीज को वहां से सब्स्टिट्यूट कर देता है या फिर वहां से हटा देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक यानी कि न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और किसी केमिकल स्पेसीज को हटा देगा वहां से, उसको हम क्या कहते हैं, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का यही एक एग्जांपल है। ये किसका एग्जांपल है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। तो यहाँ पे OH माइनस आयन क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। याद है मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल एक केमिकल स्पीसीज होती है जिसको पॉजिटिव चार्ज की सर्च होती है, जो पॉजिटिव चार्ज की सर्च में जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो OH माइनस आयन क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो मैंने आपको बताया था नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। तो OH माइनस आयन क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, और वो किसको हटा देता है, यहाँ से क्लोराइड आयन को हटा देता है। तो ये क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी दो तरीके के मैकेनिज्म होते हैं। तो पहला होता है SN1 मैकेनिज्म और दूसरा होता है SN2 मैकेनिज्म। तो पहले SN1 मैकेनिज्म समझते हैं कि SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है। तो ध्यान रखिए, S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 1 स्टैंड फॉर यूनिमॉलिक्यूलर। तो ध्यान रखना, SN1, S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 1 स्टैंड फॉर यूनिमॉलिक्यूलर। अब ये बाकी तो ठीक है, ये यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या, बाकी तो ठीक है, सब्स्टिट्यूशन आपको समझ में आ रहा होगा, न्यूक्लियोफिलिक आपको समझ में आ रहा होगा। ये यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या हुआ, यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो रिएक्शन होती है, द रेट ऑफ रिएक्शन, कि ये रिएक्शन किस रेट से, किस स्पीड से आगे बढ़ेगी, वो सिर्फ किस चीज पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द केमिकल स्पीसीज। न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, वो इसके मैकेनिज्म से ही पता चल पाएगा कि ये होता किस तरीके से। तो एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आप लोगों को यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन, मान लेते हैं एक एग्जांपल आपके पास CH3 CH3 CH3, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, और यहाँ पे Cl। अब जब OH माइनस आयन इस पे अटैक करता है, तो देखिए ध्यान रखना, SN1 मैकेनिज्म हमेशा 2 स्टेप में होता है। तो पहले क्या करता है, ये फॉर्म करता है कार्बोकैटायन। क्या फॉर्म करता है, कार्बोकैटायन फॉर्म करता है। तो कैसे फॉर्म करेगा, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट विल बी टेकन बाय क्लोराइड आयन। तो ये क्लोराइड आयन ले लेगा इसको, और क्लोराइड आयन सेपरेट हो जाएगा। तो क्या बना देगा, CH3C, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे Cl माइनस आयन अलग हो गया। तो पहला स्टेप, स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बनाएगा। और क्योंकि कार्बोकैटायन, अब क्लोराइड आयन इतना इजीली सेपरेट तो होगा नहीं, तो इस वजह से ये क्या होगा, ये बहुत स्लो स्टेप होता है। क्या होता है, बहुत स्लो स्टेप होता है। तो पहले क्या बनाता है, कार्बोकैटायन बनाता है। और अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो कार्बोकैटायन होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज ही तो चाहिए। तो न्यूक्लियोफाइल तुरंत इस पे अटैक कर लेता है, और ये क्या कर लेता है, CH3 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 Cl, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, प्लस OH माइनस आयन, तो ये तुरंत इस पे अटैक कर लेगा। तो ये काम तो बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, ऑलरेडी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ तुरंत अट्रैक्ट हो जाएगा, और क्या फॉर्म कर लेगा, CH3C CH3 CH3OH। करेक्ट। तो इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो ये क्या है आपका, ये हो गया आपका SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म में स्लो स्टेप। अब ये स्टेप जो होता है स्टेप 2, दैट इज स्टेप 2, इट इज वेरी फास्ट। ये क्या है, फास्ट स्टेप है। तो हमेशा 2 स्टेप में होता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक स्टेप पे डिपेंड करेगी, फर्स्ट स्टेप पे। क्योंकि जब कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, क्योंकि कार्बोकैटायन जिस स्पीड से फॉर्म होगा, उसी स्पीड से जो कंपाउंड है वो भी फॉर्म होगा, क्योंकि सेकंड वाला जो स्टेप है OH माइनस आयन, वो तो तुरंत ही फॉर्म हो जाता है। तो जिस स्पीड से, क्योंकि ये स्लो स्टेप है, तो क्योंकि इस स्टेप का जो रेट है वो स्लो है, तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी प्रोसेस अगर नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रहा है, तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, आप कह सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है कि किस स्पीड से वो रिएक्शन होगी,
वो किस रेट पे डिपेंड करेगी, जो रेट या जो स्पीड स्लोएस्ट स्टेप की होगी, तो जो स्लोएस्ट स्टेप का रेट होगा उसी पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे स्लोएस्ट स्टेप कौन है, ये है। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों होगा, स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड क्यों करेगा? क्योंकि देखो मान लेते हैं कोई भी रिएक्शन है, कोई भी प्रोसेस है, वो 5-6 स्टेप में होता है। अब पहला स्टेप, दूसरा स्टेप मान लेते हैं 5 स्टेप में होता है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप बहुत फास्ट होता है, चौथा बहुत ज्यादा स्लो होता है और पांचवा भी फास्ट होता है। चलो, तो पहला, दूसरा, तीसरा चाहे कितनी भी तेजी से हो ले, जब तक चौथा स्टेप नहीं हो पाएगा तब तक वो पांचवें में पहुंचेगा ही नहीं, और पांचवें पे नहीं पहुंचेगा तो फिर पांचवा स्टेप होगा कैसे? जब पांचवें में पहुंच गया तो पांचवा तो चौथे से फास्ट है ऑलरेडी, तो पांचवें, जैसे चौथे से पांचवें पे पहुंचेगा पांचवा स्टेप तुरंत हो जाएगा। तो फिर देर किस बात की है? देर पूरी की पूरी कौन कर रहा है यहाँ पे? स्टेप 4। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसी पे डिपेंड करता है कि अगर गाड़ियां लाइन से चल रही हैं तो आगे वाली गाड़ियां, पीछे वाली गाड़ियां, अगर कोई गाड़ी है जो स्लो चल रही है तो पूरा का पूरा जो गाड़ियों का जो लाइन होगी उसी पे डिपेंड करेगी कि सारी गाड़ियां कितने टाइम में जाएंगी या किस स्पीड से जाएंगी। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लोएस्ट वन होता है। तो ये तो था आपका SN1 मैकेनिज्म, जहां पे जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन यूनि, या आप शॉर्ट में इसको कह सकते हैं यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यूनी मतलब वन, मॉलिक्यूलर क्योंकि ये केवल एक ही मॉलिक्यूल या एक ही कंपाउंड पे डिपेंड करता है, जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, न कि न्यूक्लियोफाइल पे। न्यूक्लियोफाइल तो उसके बाद इजीली अटैक कर ही लेगा। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब सेकंड है आपका SN2 मैकेनिज्म। दूसरा क्या होता है आपका SN2। तो SN2 का भी मतलब समझ गए होंगे, दैट इज सब्स्टिट्यूशन, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 2 स्टैंड्स फॉर बायमॉलिक्यूलर। 2 स्टैंड्स फॉर बायमॉलिक्यूलर। तो आप इसको कह सकते हो दिस इज बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन होती है, ये होती है, ध्यान रखना, SN1 होती है 1 स्टेप में, SN2 होती है 2 स्टेप्स में, कितने, सॉरी, ये 2 स्टेप में होती है, SN1 2 स्टेप में होती है और ये होती है सिंगल स्टेप में। लेकिन ये स्टेप वाइज हम इसको काउंट नहीं कर रहे, यूनिमॉलिक्यूलर और बायमॉलिक्यूलर स्टेप के हिसाब से नहीं बोल रहे, कितने सब्सटेंसेस के कंसंट्रेशन पे, कितने सब्सटेंसेस पे रिएक्शन डिपेंड करती है उस पर बात कर रहे हैं हम। तो चलिए यहाँ पे भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल ये बेस्ट है, जैसे CH और यहाँ पे भी है Cl, यहाँ पे है H और यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है जैसे OH-। ठीक है, तो OH-, एक्चुअली OH-, दूसरी साइड से अटैक करता है, तो यहाँ पे मैं OH-, लिख लेता हूं। तो यहाँ पे अटैक करेगा और पहले ये एक बीच में एक इंटरमीडिएट बनाता है, तो जैसे ही अटैक करेगा ये क्लोराइड आयन इसको लेके चला जाएगा, तो OH- आयन जो होगा उस तरफ से आ जाएगा, तो ये H और बाकी H प्लस Cl- आयन आपका अलग हो जाएगा। तो सेम हुआ यहाँ पे भी, बस यहाँ पे ये अटैक दूसरी साइड से करता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन हो जाती है। और यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल भी होगा, न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH- आयन है, तो OH- आयन, अच्छा OH- आयन मैंने वहां पे शो किया है, OH- आयन और जो आपका कंपाउंड है न्यूक्लियोफाइल एंड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोनों के कंसंट्रेशन पे, दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना। अगर OH- आयन ही नहीं होगा तो अटैक कौन करेगा, और अगर कंपाउंड ही नहीं होगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक किस पे करेगा। तो यहाँ पे इस पे भी डिपेंड कर रही है रिएक्शन और इस पे भी डिपेंड कर रही है, तो इसीलिए क्या है, इसको हम बायमॉलिक्यूलर बोलते हैं, क्योंकि दोनों पे, इस पे भी, न्यूक्लियोफाइल पे भी और जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्योंकि स्टेप 1 पे ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा था, स्टेप 2 तो ऑटोमेटिकली बहुत इजीली हो जाएगा। और क्योंकि स्टेप 1 पे ही डिपेंड कर रहा था, स्टेप 1 में केवल कौन होता है, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, न्यूक्लियोफाइल तो स्टेप 2 में आता है। तो इसी वजह से केवल इसके कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता था। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों हैं, OH- आयन यानी कि न्यूक्लियोफाइल और ये कौन है, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या है, बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो अगर मैं डिफरेंस देखूं तो यूनिमॉलिक्यूलर 2 स्टेप में होती है, बायमॉलिक्यूलर सिंगल स्टेप में होती है। दूसरा, यूनिमॉलिक्यूलर में केवल ये क्योंकि 2 स्टेप में होती है तो केवल किसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के, जबकि बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक और डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, यहां पे आपको दिख रहा होगा ये टर्जरी कंपाउंड है। तो SN1 मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन की कौन से में फास्ट होती है, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये होती है सबसे फास्ट टर्जरी में, देन सेकेंडरी में एंड देन प्राइमरी में।
वहीं अगर मैं SN2 की बात करूं तो SN2 होती है सबसे फास्ट प्राइमरी में, देन सेकेंडरी में, देन टर्जरी में सबसे स्लो होता है SN1 मैकेनिज्म। तो यहां पे आपको वही कंफ्यूजन होगा। एक क्वेश्चन पूछना था आपको कि भाई यहां पे हमको कैसे पता चलेगा कि SN1 मैकेनिज्म होगा किसी रिएक्शन में या SN2 होगा। भाई मेरे लिए तो दोनों सेम है, आप आफ्टर ऑल मेरे लिए तो मुझे तो प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट मिल गया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जो प्रोडक्ट मिला है वो SN1 मैकेनिज्म से मिला है या SN2 से मिला है। तो वो पता चलता है आपको यहां से कि टर्जरी जो होता है, टर्जरी में हमेशा SN1 मैकेनिज्म होता है क्योंकि SN1 मैकेनिज्म टर्जरी में इजी होता है, और प्राइमरी में हमेशा SN2 मैकेनिज्म होता है क्योंकि SN2 मैकेनिज्म प्राइमरी में सबसे इजी होता है। अब आप कहोगे कि कहां से हुआ, कैसे हो गया? देखिए ये हमको पूरा पता चलता है मैकेनिज्म से। देखिए यहां पे क्या है, SN1 मैकेनिज्म है। SN1 मैकेनिज्म का पहला स्टेप देखिए, क्योंकि पहले स्टेप पे ही पूरी की पूरी रिएक्शन डिपेंड करती है। यहां पे क्या हो रहा है, क्लोराइड आयन ये लूज कर रहा है। अब क्लोराइड आयन लूज करेगा क्यों ये? क्योंकि तो ऑलरेडी एक कंपाउंड है, क्लोराइड आयन लूज करना ही क्यों चाहेगा? किस बात पे डिपेंड करेगा? क्योंकि अगर जब तक क्लोराइड आयन लूज नहीं करेगा रिएक्शन होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो क्लोराइड, क्योंकि OH तो आया ही नहीं अभी अकाउंट में, OH का तो अभी एनकाउंटर हुआ ही नहीं इसमें, तो ये डिपेंड करता है इस बात पे कि ये कार्बन एटम जो है ना, ये कार्बन एटम कितना इजीली इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि जब ये क्लोरीन एटम तो अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन वो कार्बन इतना इजीली थोड़ा ना जाने देगा। तो जितना इजीली ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को छोड़ने के लिए तैयार होगा, ये क्लोराइड आयन उसको इतना इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब ऐसा कब होगा? यहां देखिए, ऐसा तब होगा जब इस कार्बन को लगेगा कि हाँ इसके आसपास खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा चला भी गया इधर उधर तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, मेरे आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ऐसा कब होगा? ऐसा होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, और यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप का। यहां पे इसलिए मैंने बोला था कि वो इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट जो पढ़ा था आपने, और उस चैप्टर में यानी कि पिछले से पिछला लेक्चर हमने जो डिस्कस किया था, मैं लिंक दे देता हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां पे मैंने डिफरेंट इफेक्ट्स के बारे में बताया था, और मैंने बताया था वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि इस टॉपिक में क्या है हमारे पास, इस टॉपिक में उसी टॉपिक से आपको पता चलेगा कि बाकी के प्रोसेसेस कैसे होते हैं। तो यहां पे आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा, और नहीं देखा है तो आप पहले जरूर देख लीजिए। यहाँ पे क्या होता है, ये कार्बन एटम जो होते हैं या जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था ये होते हैं इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, तो ये अपने जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसकी तरफ पुश करेंगे? कार्बन की तरफ। उसकी वजह से कार्बन के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, यानी कि कार्बन को लगेगा कि मेरे आसपास तो खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को थोड़ा वो लूज छोड़ देता है। और क्लोरीन को क्या चाहिए? यही तो चाहिए कि कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज छोड़ दे। तुरंत वो क्या कर लेगा, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा और सेपरेट हो जाएगा और एक कार्बोकैटायन फॉर्म कर लेगा। तो कार्बोकैटायन सबसे इजीली किस में बनता है? टर्जरी में, फिर सेकेंडरी में, और सबसे मुश्किल किस में होता है? प्राइमरी में। तो इसलिए सबसे मुश्किल प्राइमरी में होगी। क्यों प्राइमरी में? क्यों? क्योंकि टर्जरी में 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के आसपास खूब ज्यादा होगी, तो कार्बन इसको इजीली छोड़ देगा। सेकेंडरी में क्या होगा? केवल 2 ही अल्काइल ग्रुप्स होंगे, तो उतना इजीली नहीं छोड़ेगा, और प्राइमरी में तो एक ही होगा, तो तब तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से क्या होगा, प्राइमरी में ये रिएक्शन होती ही नहीं है। तो जनरली मोस्टली किस में होती है? टर्जरी में, कभी कभी सेकेंडरी में, लेकिन प्राइमरी में रिएक्शन नहीं होती है। तो आई होप कि आपको SN1 मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा कि क्यों रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से होता है, या फिर रिएक्शन टर्जरी में होती है और प्राइमरी में नहीं होती है। सेकेंडरी में कभी SN1 भी होता है, कभी SN2 भी होता है। चलिए अब SN2 मैकेनिज्म समझते हैं। SN2 मैंने क्या कहा कि प्राइमरी में सबसे इजीली होता है, सेकेंडरी में, देन टर्जरी में सबसे मुश्किल होता है। तो अब यहां पे क्या होता है, मैंने क्या कहा था, SN2 मैकेनिज्म में मैंने आपको कहा था कि जो कंपाउंड होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस पर कौन अटैक कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और ये सिंगल स्टेप में अटैक कर रहा है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तुरंत वो इंटरमीडिएट बनाएगा और हेलोजन या फिर जो आपका लीविंग ग्रुप होगा, लीविंग ग्रुप यहाँ पे क्लोराइड है सपोज, तो यहाँ पे क्लोराइड आयन इजिली सेपरेट हो जाएगा। साथ साइमल्टेनियसली प्रोसेस चलता है। अब साइमल्टेनियसली प्रोसेस चलता है तो इसके लिए खास बात क्या है कि भाई जो अटैकिंग ग्रुप है उसके लिए जगह तो होनी चाहिए अटैक करने के लिए, क्योंकि वो देखो यहां पर क्या था, यहां पर तो पहले वो हेलोजन या फिर जो लिविंग ग्रुप था पहले वो चला जा रहा था, अब दूसरे को सिर्फ उसकी जगह पे आने तो ऑलरेडी जगह खाली हो रखी है, यहाँ पे जगह खाली नहीं है, यहाँ पे जगह उसको बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे OH- आयन जो है वो अटैक करेगा पहले, तो जगह तो है नहीं, तो अब ये इसी बात पे डिपेंड कर रहा है कि वो जगह बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये प्राइमरी है, जैसे कि ये केस बताया मैंने, ये प्राइमरी है, H है, यहाँ पे CH3 भी हो सकता है,
तो प्राइमरी है तो ज्यादा से ज्यादा या तो एक भी नहीं होगा एल्काइल ग्रुप, या ज्यादा से ज्यादा इस कार्बन एटम पे, क्योंकि उसी कार्बन एटम पे अटैक कर रहा है, उस कार्बन पे ज्यादा से ज्यादा एक एल्काइल ग्रुप अटैच होगा। अब एक एल्काइल ग्रुप अटैच होगा तो उस एल्काइल ग्रुप पे आपको पता है उस एल्काइल ग्रुप पे डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स भी होंगे, तो पूरा का पूरा इसका एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सब एटम्स के जितना भी बड़ा वो ग्रुप होगा, उस ग्रुप में अलग अलग एटम होंगे और उनका अलग अलग इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, उनके अलग अलग शेल्स होंगी, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाएगा। और ये न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो इनका होगा ये इस इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ आने नहीं देंगे। करेक्ट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे, जितने ज्यादा, इसका मतलब जितने ज्यादा ये एल्काइल ग्रुप्स होंगे, उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस कार्बन एटम के आसपास उतना डेंस होते जाएगा। एल्काइल ग्रुप ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? अगर सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है यानी प्राइमरी, दो है तो सेकेंडरी, और तीन एल्काइल ग्रुप्स हैं, तीन से ज्यादा तो होंगे नहीं, तो ये टर्जरी हो जाएगा। तो टर्जरी में तीन तीन एल्काइल ग्रुप, इधर भी एल्काइल, इधर भी एल्काइल, इधर भी एल्काइल, OH आएगा तो आएगा कहां से? तो जितना ज्यादा डेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उतना मुश्किल होता जाएगा। तो प्राइमरी में तो इजीली आ जाएगा क्योंकि इधर केवल H है, हाइड्रोजन एटम का तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, कितना डेंस इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो सकता है? बहुत मुश्किल तो है नहीं। लेकिन यहाँ पे CH3 है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स, फिर तीन हाइड्रोजन, उनके तीन अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स वो भी फैल रखे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंस हो जाएगा। तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होते जाएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंस होता जाएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस कार्बन के आसपास डेंस होता जाएगा, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना उतना मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि उसका भी नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है उसका उस नेगेटिव चार्ज को आने नहीं देगा अपने आसपास। तो इसी वजह से प्राइमरी में तो सबसे इजी होता है, क्योंकि प्राइमरी में इजीली न्यूक्लियोफाइल को जगह मिल जाती है अटैक करने के लिए। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं, आपको एक टर्म बता देता हूं, इसको हम बोलते हैं स्टेरिक हिंडरेंस। क्या कहते हैं? स्टेरिक हिंडरेंस। स्टेरिक हिंडरेंस का मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है एल्काइल ग्रुप्स का, वो न्यूक्लियोफाइल को आसपास नहीं आने देता है इस कार्बन एटम को। दिस इज नोन एज स्टेरिक हिंडरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेरिक हिंडरेंस कहते हैं। तो स्टेरिक हिंडरेंस की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी में इजी क्यों होगा, सेकेंडरी में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होगा, एक और एल्काइल ग्रुप आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा डेंस हो जाएगा, फिर भी किसी तरीके से शायद वो जगह बना ले, लेकिन टर्जरी में बिल्कुल भी नहीं बना पाएगा। तो इसलिए टर्जरी में ये रिएक्शन होती नहीं है। ये किस में होती है सबसे इजीली? प्राइमरी में, और सेकेंडरी में दोनों हो जाती है। ये टर्जरी में नहीं होती है, SN1 प्राइमरी में नहीं होती है। तो आई होप कि आपको ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। वैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जनरली आपको मिलती हैं किसमें देखने को? जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कुछ एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि आगे जाके हमको बहुत ज्यादा डिटेल्स में पढ़ने। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है आपके पास बेंजीन, और यहाँ पे NO2+, ये नाइट्रोनियम आयन, ये रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4, और ये क्या फॉर्म कर लेता है? इट विल फॉर्म NO2। तो ये क्या बना देता है? ये बनाएगा नाइट्रोबेंजीन प्लस, इस कार्बन एटम पे आपको पता है हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होता है, तो H+ आयन क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। तो H+ आयन को किसने रिप्लेस किया? NO2+ आयन ने। तो ये क्या है? एक यहाँ पे कौन अटैक कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली आपको एरोमेटिक में ही मिलेंगे देखने को। तो ये क्या है? इसको हम नाइट्रेशन का प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि इससे आप बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बना रहे हो। उसी तरीके से क्लोरोबेंजीन भी आप बना सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल ये है आपके पास, तो यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे Cl+ आयन जो है वो अटैक करता है इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, और ये बना देता है आपका क्लोरोबेंजीन। Cl ये बना देता है आपका क्लोरोबेंजीन। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। प्लस H+ आयन सेपरेट हो जाता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। तो कौन सी होगी आपकी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी काफी सिंपल है। करेक्ट? इसका मैकेनिज्म आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे। थर्ड है आप लोगों के पास, थर्ड टाइप ऑफ जो रिएक्शन जो होती है, न्यूक्लियोफिलिक्स बताई मैंने आपको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और लास्ट आता है आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो फ्री रेडिकल इस साल आप बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हो। इस साल स्पेशली इस पे आपका फोकस रहेगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन पे। तो पहले हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो इनमें हम देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन होते हैं। एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, जैसे CH4+Cl2 होता है, तो ये क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है CH3Cl प्लस HCl, और यहाँ पे मींस किसकी प्रेजेंस में होता है? ये डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। अब आपको ये तो रिएक्शन मिल रही है, मैकेनिज्म समझना है, क्योंकि मैकेनिज्म फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है इस साल। तो चलिए समझते हैं कि ये होता कैसे है। देखिए
यहां पे आपको पढ़ना है 3 स्टेप के बारे में। सबसे पहला स्टेप होता है यहां पे चेन इनिशिएशन। क्या कहते हैं हम इसको? चेन इनिशिएशन। तो चेन इनिशिएशन में क्या होता है कि जो चेन इनिशिएशन में जो क्लोरीन मॉलिक्यूल होता है, इस पे जब डिफ्यूज सनलाइट पड़ती है तो ये क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। क्या फॉर्म करता है? क्लोरीन फ्री रेडिकल। Cl बॉन्ड ब्रेक होता है और ये फ्री रेडिकल, दोनों क्लोरीन अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं। अब ये जब क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाता है तो आपको मैंने बताया था कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो सबसे पहले ये क्या बनाएगा? क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाएगा। अब इससे क्या होता है कि ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल होता है, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये CH4 के साथ रिएक्ट करेगा और क्या करेगा? CH4 को भी ब्रेक करेगा, इसमें भी एक फ्री रेडिकल बना देगा। एक कार्बन और हाइड्रोजन एटम जो हैं वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे? लूज कर लेंगे, मींस वो इस बॉन्ड को ब्रेक कर लेंगे और अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे। तो यहां पे क्या बना देता है? ये बनाएगा आपका CHH, ये तो बन गया आपका मिथाइल फ्री रेडिकल, प्लस ये जो H है ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और HCl बन जाएगा। तो ये बना देता है मिथाइल फ्री रेडिकल। इस तरीके से आपकी चेन शुरू हो जाती है, करेक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज कॉल्ड चेन प्रोपोगेशन। नेक्स्ट स्टेप को हम क्या कहते हैं? नेक्स्ट स्टेप को हम कहते हैं चेन प्रोपोगेशन। चेन प्रोपोगेशन। तो चेन प्रोपोगेशन का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो चेन आगे किस तरीके से बढ़ती है? चेन आगे इस तरीके से बढ़ती है। CH3 को मैं जस्ट CH3 भी लिख सकता हूं इस तरीके से। तो चेन आगे किस तरीके से बढ़ती है कि ये जो CH3 है, CH3 फ्री रेडिकल है, ये दूसरे क्लोरीन को अटैक करेगा। अब इस क्लोरीन को इसने अटैक किया तो क्या बना देगा? देखिए यहां पे ये अगेन इस क्लोरीन को डिकम्पोज करेगा और बना देगा CH3Cl और एक क्लोरीन एटम। देखिए जैसे Cl2 है ना, Cl2 को मैं ऐसे कर सकता हूं, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो ये जो बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चला जाएगा। ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन के पास अटैच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये फ्री रेडिकल तो ठीक है, ये तो CH3Cl बन गया, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये होगी कि ये फ्री रेडिकल बन गया। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। तो अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल अगेन क्या करेगा? फिर से वही चलता रहेगा। फिर से क्या करेगा? ये किसी CH4 पे अटैक करेगा और जब इसने CH4 पे अटैक करेगा तो वो क्या करेगा? CH4 फिर CH3 बनाएगा प्लस HCl बनाएगा। अब वो CH3 फिर Cl2 पे अटैक करेगा, फिर CH3Cl बनाएगा और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाएगा। अब ऐसे करके प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा, इसीलिए इसको हम कहते हैं चेन प्रोपोगेशन। ये प्रोसेस आगे बढ़ता रहता है। तो चेन इनिशिएशन सबसे पहले, देन चेन प्रोपोगेशन, और लास्ट में खत्म कब होगा? ये लास्ट स्टेप आता है आपका थर्ड स्टेप, दैट इज नोन एज चेन टर्मिनेशन। जहां पे चेन टर्मिनेट हो जाती है, यानी कि चेन खत्म हो जाती है। तो चेन खत्म कैसे होती है? सबसे पहले क्या होता है इसमें, यहां पे चेन खत्म करने के लिए आपको क्या चाहिए? चेन खत्म करने के लिए चाहिए आपको कि फ्री रेडिकल्स खत्म हो जाए। तो फ्री रेडिकल्स कौन कौन से यहाँ पे? एक तो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, मिथाइल फ्री रेडिकल है। ये दो मिथाइल फ्री रेडिकल है, यानी कि क्लोरीन और मिथाइल दो तरीके के फ्री रेडिकल है। तो या तो आपके दो क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाए और Cl2 बना दे, तो फ्री रेडिकल चले गए आपके, खत्म हो गए, तो चेन टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन मिथाइल फ्री रेडिकल क्या करेंगे? मिथाइल फ्री रेडिकल भी तो होंगे, तो क्या करेंगे? क्या हो सकता है कि दो मिथाइल फ्री रेडिकल या फिर एक मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ मिलकर CH3Cl बना दे, क्योंकि दो फ्री रेडिकल आपस में इजीली कंबाइन हो जाते हैं। तो ये भी तरीका हो सकता है, तो ये CH3Cl बना सकता है। और तीसरा तरीका क्या है कि दो मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में मिलके, भले ये कम होगा, दो मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में मिलके CH3 यानी कि इथेन का मॉलिक्यूल बना दें। तो इस तरीके से ये चेन टर्मिनेट हो जाती है, क्योंकि तब आपके फ्री रेडिकल्स खत्म हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ये रिएक्शन होती है। 3 स्टेप में ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देन अब हम चलते हैं एडिशन रिएक्शन पे। ध्यान रखिए, ये 3 आपके तरीके के सब्स्टिट्यूशन होते हैं, 3 तरीके से सब्स्टिट्यूशन होते हैं, 3 अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं। तो ये मैकेनिज्म आपको समझने हैं। और अब हम बात करेंगे एडिशन रिएक्शन की। तो एडिशन रिएक्शन क्या होती है वो तो आपको नाम से ही पता चल जा रहा है, एडिशन रिएक्शन, जिसको आप डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी पढ़ते थे। तो यहाँ पे भी वही होता है, जहां पे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई सब्सटेंस या कोई कंपाउंड या कोई एलिमेंट ऐड हो जाता है, डायरेक्टली कंबाइन हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन कहते हैं। चलो एक एग्जांपल देता हूं, तब आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, तो क्या बना देगा? ये बना देगा CH3
सिंगल बॉन्ड CH2Cl, यानी कि ये था हमारे पास इथीन और इथीन ने बना दिया क्लोरोइथेन। तो ये क्या है, आपके पास एक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन देखिए, आपको पता चल ही रहा होगा, एडिशन रिएक्शन यानी कि जो कंबाइन होता है दो कंपाउंड, तो उसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो एडिशन रिएक्शन के लिए स्कोप होना चाहिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड का, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड होना जरूरी है, अदरवाइज ऐड कैसे होंगे, अदरवाइज कोई दूसरा बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तो वहां पे जो केमिकल स्पीसीज है वो अलग हो जाती है। तो यहां पे ध्यान रखिए, एडिशन रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो। तो उन्हीं कंपाउंड्स में एडिशन रिएक्शंस होती हैं जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब ये जो एडिशन रिएक्शन होती है, जैसे आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, ये भी 3 तरीके की होती हैं। तो इसको तो आपने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले आपको पास आता है, मींस अभी नहीं पढ़ना है, नेक्स्ट चैप्टर में आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो किस तरीके से होती है, मैकेनिज्म समझा देता हूं। तो सबसे पहले आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, नाम से ही पता चल रहा है, अब समझाने की जरूरत नहीं है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो यहां पे क्या होता है कि जब ये HCN के साथ समझ लीजिए कि मान लेते हैं हमारे पास एक कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और ये किसके साथ रिएक्ट करता है, HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो हाइड्रोजन साइनाइड में क्या होगा, पहले साइनाइड आयन क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। साइनाइड आयन आपको पता है दिस इज न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के लिए आपने एक इफेक्ट पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखिए, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड ब्रेक होकर, यहाँ पे भी दिख रहा होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होकर डबल बन जाएगा। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, एक ही एटम के पास, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन के पास ही चला जाता है। तो क्या बना देता है, ध्यान रखिए, किसके साथ रिएक्ट करते हुए, HCN के साथ। तो पहले ये क्या करता है, पहले ये कुछ इस तरीके के कंपाउंड बना देता है, CH3 किसकी प्रेजेंस में, HCN की प्रेजेंस में। तो CH3 ये बना देता है आपके पास, CH3 यहाँ पे आ जाएगा C, यहाँ पे आ जाएगा O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां पर ये कार्बन एटम पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना देता है, CH3, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और अब CN जो है, वो CN जो होगा HCN का, वो इस पे अटैक कर लेगा, किस पे, इस कार्बन एटम पे। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल मींस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये बना देगा CH3C, यहाँ पे O-, और यहाँ पे CN इस कार्बन एटम पे अटैच हो जाएगा। तो ये हो गया आपका CN का अटैक। और अब जो दूसरा स्टेप होगा, ये तो पहला स्टेप था, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पहले तो CN ने अटैक किया, और अब HCN का जो H+ बच गया, क्योंकि HCN सेपरेट होगा, H+ और CN- आयन बनाएगा। तो अब फर्दर इस पे कौन अटैक करेगा, H+ आयन। तो यहीं पे लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे कौन अटैक करेगा, अब H+ आयन इस पे अटैक करेगा। तो क्या बना देगा, CH3, क्योंकि H+ आयन के लिए अटैक करना ज्यादा इजी हो जाएगा, इस पे तो O के साथ, O- के साथ ही तो कंबाइन होना है, इसको नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होना है। तो ये बना देगा COH, और यहाँ पे CN, यहाँ पे CN नहीं था, यहाँ पे था CH3, CN इधर था, और यहाँ पे था CH3। तो इस तरीके से ये कंपाउंड आपका बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इस तरीके से होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी देखने को मिलेगा कि क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक ही, या डबल क्या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, एक ही एटम की तरफ चला जाता है। अब वो बन जाता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम पे अटैक कर लेता है और एक नेगेटिव आयन बना देता है, और फिर जो पॉजिटिव आयन रहा होगा उस कंपाउंड का, वो किस पे अटैक कर लेगा, उस नेगेटिव आयन पे अटैक कर लेगा, और इस तरीके से पूरी एडिशन रिएक्शन हो जाती है। तो ये तो हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं दूसरी रिएक्शन की, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या होता है, ऑब्वियसली कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। चलिए एक एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को यहाँ पे। जैसे यही है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, और इसकी हम रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, Br2 के साथ। तो Br2, ये होगा Br2। अब होता क्या है यहाँ पे, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पास आने की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इन्फ्लुएंस होगा इस पे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये एक ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से एक ब्रोमीन पे
पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे ब्रोमीन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो उसकी वजह से जैसे ही ये अटैक करने जाता है, ध्यान रखिए, जैसे ही अटैक करने जाता है ये इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा का पूरा ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यहां पे भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा और ये जो एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये एक कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। मैं एक साथ ही बता रहा हूं। तो यहां पे क्या बना देगा, CH2, यहाँ पे बन जाएगा सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे CH2, यहाँ पे तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड जो है, इस पाई बॉन्ड को एक कार्बन एटम पे आना है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ब्रोमीन जो पॉजिटिव वाला है वो इस पे अटैक हो जाएगा, इस पे अटैच हो जाएगा और बाकी बच गया कौन, Br-, और अब Br- किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन एटम पे। तो क्या बना देगा, ये बना देगा CH2, इधर भी Br और इधर भी था CH2 Br। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर रहा है, अटैक कर रहा है पहले। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफाइल करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। और थर्ड जो होता है आप लोगों के पास, थर्ड जो स्टेप होता है आपका, दैट इज फ्री रेडिकल। दूसरा क्या होता है, फ्री रेडिकल। तो अब हम बात करते हैं किसकी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की। किसकी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो इसका एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। एग्जांपल क्या है इसका, एग्जांपल जनरली ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो होता है ये होता है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में बहुत इजीली होता है। तो पेरोक्साइड काम ही आते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के। तो पेरोक्साइड जैसे आपका बेंजोइक पेरोक्साइड हो गया, तो या कोई भी अल्कोइल पेरोक्साइड हो गया, तो ROOR ये होते हैं आपके पेरोक्साइड। इनको आप जब डिकम्पोज करते हो तो ये जो बॉन्ड होता है, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो दोनों ऑक्सीजन एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेके चलते हैं और ये RO एक फ्री रेडिकल बना देते हैं। ऑक्सीजन पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये फ्री रेडिकल बना रहे हैं। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अब मुझे ये रिएक्शन करनी है, कौन सी, सपोज ये रिएक्शन हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस बना रहा है HCl। तो क्या बना देगा, ध्यान रखिए, बनाएगा हमारे पास CH3 CH CH2 CH2Cl। ये बनाएगा पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, बनाएगा ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो पेरोक्साइड, ये रिएक्शन कैसे होगी, देखिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से समझते हैं। तो ये जो RO होगा, ध्यान रखिए, ये जो RO होगा फ्री रेडिकल, ये क्या करेगा, ये करेगा अटैक किस पे, ये करेगा अटैक HCl पे। किस पे, HCl पे। तो HCl, क्योंकि ये फ्री रेडिकल है तो HCl भी क्या मजबूर हो जाएगा, फ्री रेडिकल बनाने के लिए मजबूर हो जाएगा। और ये क्या बना देगा, ये बना देगा 2 हटा देते हैं हम यहां से, तो ये बना देगा ROH प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये कौन बना रहा है, क्या बना रहा है, क्लोरीन फ्री रेडिकल बना रहा है। अब ध्यान रखिए, क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है CH3CH, अगेन फ्री रेडिकल क्या करेगा, यहां पे जो बॉन्ड होगा ये ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन CH2 के पास आ जाएगा। अब देखो इस तरीके से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो पहले मैं डबल बॉन्ड बना लेता हूं और क्लोरीन अटैक करेगा इस पे। तो क्या कहा मैंने कि बॉन्ड ब्रेक होगा CH3CH और यहां पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और CH2 बन जाएगा। ये इन दोनों के पास ये बॉन्ड ब्रेक होगा और एक क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम के पास, दूसरा इस कार्बन एटम के पास चला जाएगा। अब क्लोरीन किस पे अटैच करेगा, देखिए क्लोरीन अटैच हो सकता है इस पे, तो इस पे अटैच होगा तो इसका जो लोन पेयर ऑफ मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके साथ कंबाइन होकर Cl बना देगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसकी बजाय इससे अटैच हो, CH3 इस वाले से अटैच हो तो बना देगा CCl और CH2। अब यहां पे देखिए ये है आपका एक, या तो ये वाला क्या बनाएगा, ये वाला फ्री रेडिकल बनाएगा, या तो ये वाला। इसको देखिए, दिस इज सेकेंडरी, देख रहे हो आप, इस कार्बन एटम पे 2 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, इधर भी, और ये है प्राइमरी। आपको पता है सेकेंडरी और प्राइमरी में कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है। बनता हमेशा वही है जो ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। तो ये ना बन के, ये बनेगा लेकिन ये बहुत कम बनेगा, मोस्टली क्या बनता है, ये बनता है आपका। और जब ये बन गया, ये फ्री रेडिकल बन गया, अब जो H फ्री रेडिकल होगा, क्योंकि हमारे पास HCl था, करेक्ट, तो अब ये रिएक्शन फर्दर आगे हो जाएगी। तो ये किसके साथ, फर्दर HCl के साथ कंबाइन होके HCl भी क्या बनाएगा, फ्री रेडिकल बनाएगा, करेक्ट। तो HCl फ्री रेडिकल बनाएगा तो ये क्या करेगा, देखिए HCl था,
फर्दर HCl के साथ कंबाइन होके, तो H क्या करेगा, ये भी एक फ्री रेडिकल बनाएगा, या हाइड्रोजन के इसके पास, क्लोरीन इसके पास, तो H इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, फिर Cl फ्री रेडिकल अलग हो जाएगा, तो बना देगा CH3 CH2 CH2 Cl प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल अलग हो जाएगा। फिर अब ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर से किससे अटैच होगा, इससे अटैच होगा, फिर ये बनाएगा, फिर वो HCl के साथ कंबाइन होगा, फिर ये बनाएगा, फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाएगा, फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल इसके साथ अटैच होगा। अब ये चलता रहता है, तो वही यहाँ पे भी 3 स्टेप हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये स्टेप भी समझ में आ गया होगा। तो ये 3 है आपके पास, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। आगे इस पूरे स्टेप को हमने बहुत ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को बहुत ज्यादा डिटेल्स में पढ़ना है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन से पढ़ते हैं, बाकी हमको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शंस, तो उनमें हमको टाइप ही पढ़ना है मोस्टली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो एलिमिनेशन, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, किसी सब्सटेंस को अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से एलिमिनेट किया जाता है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, CH3 फॉर एग्जांपल CH3CH, करेक्ट, यहां पे CH2 रख सकते हैं हम, या फिर CH2Cl, करेक्ट। और यहां पे अगर हम यूज करते हैं अल्कोहलिक KOH, तो ये फॉर्म कर लेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। तो यहां से एक H अलग हो जाता है और यहां से एक Cl अलग हो जाता है, तो HCl सेपरेट हो जाता है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, HCl। तो HCl क्या हो गया, सेपरेट हो गया। सो व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस, एलिमिनेशन। HCl को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एलिमिनेट कर लिया। सो द रिएक्शंस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस आर एलिमिनेटेड और रिमूव फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। अब जैसे आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एडिशन रिएक्शन थी, तो आपने स्पेशली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी, वैसे ही एलिमिनेशन भी होती हैं 2 तरीके की। फर्स्ट होती है आपका E1 रिएक्शंस और दूसरा होता है E2। इसको हमने बहुत डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, तो जस्ट आपको समझा देता हूं। E1 यानी कि E1 वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन कंपाउंड, जो अटैकिंग या जो दूसरा रिएक्टेंट होता है, जैसे कि अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कर रहे हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो सच रिएक्शन आर कॉल्ड E1। तो E1 में क्या होता है, E1 किस में होगा, टर्जरी, वही रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, टर्जरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। उसी तरीके से E2 अगर दोनों पे डिपेंड करेगा, किस पे, जो आपका द कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ विच, जो सबस्ट्रेट होता है जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, उस पे भी डिपेंड करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, E2 रिएक्शन। तो सेम यहां पे भी क्या होगा, प्राइमरी में ज्यादा इजीली होगी रिएक्शन, देन सेकेंडरी, देन टर्जरी। तो जैसे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होती हैं, वैसी एलिमिनेशन रिएक्शन भी होती हैं। उल्टा लिख दिया मैंने, प्राइमरी, देन सेकेंडरी और लास्ट में टर्जरी। तो E2 रिएक्शंस इस तरीके से होंगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे, यहाँ पे भी प्रोसेस जो होगा वो सेम होगा जैसे किसमें हुआ करता था, जैसे आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हुआ करता था। तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो मैं आपको इसको और डिटेल्स में समझा सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, अभी इतना ही आप लोगों के लिए काफी है। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो ये तो था आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सब्स्टिट्यूशन जैसे ही होता है इनका। नेक्स्ट है आपके पास रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो इनका मैकेनिज्म आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस नहीं है। तो जैसे रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, तो नाम से ही पता चल रहा है रीअरेंजमेंट, कंपाउंड सेम रहता है, उसमें बस जो स्पीसीज होती हैं वो रीअरेंज होती रहती हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे देता हूं रीअरेंजमेंट रिएक्शन का। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH3, करेक्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, जब इसको हीट किया जाता है इट विल फॉर्म CH3 CH3, यहाँ पे CH CH3। तो यहाँ पे क्या था, ब्यूटेन था, इट फॉर्म्स 2 मिथाइल और यू कैन से मिथाइल प्रोपेन। मिथाइल प्रोपेन इसने फॉर्म कर लिया और यू कैन से 2 मिथाइल प्रोपेन इसने फॉर्म कर लिया। तो यहाँ पे ये क्या है, रीअरेंज हो रहा है बाय इटसेल्फ। दिस रिएक्शन इज नोन एज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कुछ बाहर से ऐड नहीं हो रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन कुछ नहीं हो रहा है। दिस इज नोन एज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो आई होप कितना समझ में आ गया होगा आपको। द नेक्स्ट वन इज कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शंस इन विच 2 सब्सटेंसेस कंबाइन to form one new substance and may or may not leave some small product or byproduct। तो कुछ small product भी फॉर्म कर सकते हो। such reactions are known as condensation reactions। ऐसी reactions को हम क्या कहते हैं, condensation reactions कहते हैं। तो condensation reactions का एक एग्जांपल होता है aldol condensation। जैसे हमारे पास ये CH3 C, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, या यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, ये आपके पास, और 2 कंपाउंड है, तो यहाँ पे मतलब सेमी कंपाउंड है, डबल बॉन्ड H।
तो ये क्या होता है यहाँ पे, ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होके क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करता है CH3C, यहाँ पे आ जाएगा OH, करेक्ट, और यहाँ पे आ जाएगा CH2 देन CH3CHO। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं, इसको हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये रिएक्शन आपका एक एग्जांपल है कंडेंसेशन रिएक्शन का। यहाँ पे इसको अगर आप फर्दर हीट करते हो तो H2O लूज करता है, क्या लूज करता है, H2O लूज करता है, तो बना देता है CH3CH2 डबल बॉन्ड CHCHO प्लस H2O, ये H2O मॉलिक्यूल लूज कर लेता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि दो से ज्यादा केमिकल स्पीशीज आपस में कंबाइन होते हैं, नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं। हो सकता है वो कभी कभी वाटर मॉलिक्यूल जैसे अमोनिया, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भी एज बाय प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो इनको हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। द नेक्स्ट वन इज आइसोमेरिक रिएक्शन। तो कुछ खास नहीं होते हैं, ये एक दूसरे के आइसोमर्स फॉर्म करते हैं। तो आप कह सकते हो जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इट इज अ काइंड ऑफ आइसोमेरिक रिएक्शन। उसके साथ साथ जैसे एक जनरली आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर ज्यादा देखने को मिलेंगे इसमें, फॉर एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे हो गया आपका H। तो इसको आप अगर फर्दर प्रोसीड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू, तो ये एक दूसरे के आइसोमर में कन्वर्ट हो जाते हैं। C यहाँ पे आ जाएगा H, एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा आपका CH3, देन यहाँ पे C आता है, यहाँ पे H आता है डबल बॉन्ड, यहाँ पे C, यहाँ पे आ जाएगा H और यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो दिस इज रिएक्शन ऑफ, ये क्या हो गया आपका सिस एंड दिस इज ट्रांस, आप देख सकते हो। तो सिस और ट्रांस आइसोमर इसने बना दिया। सो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड आइसोमेरिक रिएक्शन। तो बहुत मुश्किल नहीं है ये। और नेक्स्ट लास्ट है आपके पास पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। नाम ही पता चल रहा है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो जब आप किसी कंपाउंड को ना हीट करते हो तो ये आपस में ही एक कंबाइन होके एक साइक्लिक प्रोडक्ट बना लेता है। चलिए एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो दो मॉलिक्यूल्स अगर आप इसको हीट करते हो तो ये क्या बना देता है, देखिए बना देता है CH2 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 CH2। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, व्हेन अ चेन कंपाउंड इज कन्वर्टेड टू अ साइक्लिक कंपाउंड। ओके, सो दिस सच रिएक्शंस आर नोन एज पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। जनरली ये क्या होता है, हीट करके होती है, तो इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस कहते हैं। तो ये क्या था, दिस वाज इथीन, और इथीन से हमको मिल गया साइक्लोब्यूटेन। तो ये क्या है, आपकी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, सारी टाइप की रिएक्शंस और उनके मैकेनिज्म समझ में आ गए होंगे। स्पेशली ये जो शुरू की 3 रिएक्शंस थी, ये आपको बहुत अच्छे से समझनी है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।